प्रीवियस क्लास में हमने डार्विनिज़म को पढ़ा था और लैमार्किज़म को पढ़ा था। देन उसके बाद हमने डिफरेंसेस की बात की थी कि लैमार्किज़म और डार्विनिज़म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उन्होंने क्यों जिराफ के एग्जाम्पल को ही लिया। देन इसके बाद एक और थ्योरी आती है। जिस दिन मैंने ये यूनिट स्टार्ट की थी आपके लिए बताया था कि इसमें मेनली हमारे लिए 3 थ्योरीज को पढ़ना है, जिनमें है लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किस प्रकार से बताया कि जैव विकास की संभावना हुई है और इन्होंने जैव विकास के आधार को उत्परिवर्तन माना और कहा कि उत्परिवर्तन के कारण ही नई जाति का विकास होता है। तो जो ह्यूगो डी ब्रीज थे ये हेल्डेन के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने बताया कि जीवों का जो विकास है वो उनमें होने वाली छोटी छोटी परिवर्तनों के कारण नहीं होता, ना ही छोटी छोटी अनुकूलताओं के कारण होता है। जीवों का विकास जो है वो एक बड़े परिवर्तन जो आकस्मिक होते हैं, यानी कि अचानक ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनकी आनुवंशिकी होती है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके लिए ही इन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया या इसे म्यूटेशन कहा। जीवों में होने वाले ऐसे परिवर्तन आकस्मिक एवं बड़े परिवर्तन जो आनुवंशिकता दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। और जिन जीवों में म्यूटेशन पाया जाता है उन्हें ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी विभिन्नताएं होती हैं जिन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, ये ही विभिन्नताएं जो हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और देन उनके बाद जो जनरेशन होती है उस जनरेशन में भी कुछ म्यूटेशन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और इस कारण जो एक नई जाति उत्पन्न होती है वो अपने पूर्वजों से भिन्न होती जाती है। तो जो ह्यूगो डी ब्रीज थे उन्होंने यही बताया कि जो जैव विकास है वो छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण नहीं होता, जो जैव विकास है वो अचानक और बड़े परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। इसी कारण इनकी जो थ्योरी है इसे म्यूटेशन थ्योरी कहा गया, क्योंकि इनकी जो पूरी थ्योरी है वो म्यूटेशन पर बेस्ड है। सेकंड, इसके बाद इनके कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमारा म्यूटेशन थ्योरी है इसे कुछ साइंटिस्ट ने डार्विनवाद का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पाया, क्योंकि जो डार्विनिज्म था उसमें भी विभिन्नताओं को ही आधार माना गया था और इसमें भी विभिन्नताओं को ही आधार माना गया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस इतना है कि वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी विभिन्नताओं को लिया था, लेकिन जो ह्यूगो डी ब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी है इस थ्योरी में उन्होंने बड़ी और जो अचानक उत्पन्न होने वाली परिवर्तन है और जो आनुवंशिकता दर्शाते हैं उनको लिया है। तो इसी कारण कभी कभी इसे डार्विनवाद की पूरक सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन जो थ्योरी है उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो डी ब्रीज थे उन्होंने बताया कि जो लैंगिक रूप से जनन करने वाली जितनी भी जीव होते हैं, यानी कि जिनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उन सभी जीवों में ये जो चेंजेस हैं, ये जो उत्परिवर्तन है, ये होते रहते हैं और इसी कारण वो अपने पूर्वजों से या जो अपने जनक होते हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं और पेरेंट्स से हटकर उनमें कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं उनमें ये बड़े और अचानक परिवर्तन होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण ये अपनी ही जाति के जीवों से अलग यानी कि विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं।
फिर इसके बाद जो ह्यूगो डिब्रीज थे उन्होंने कहा कि जो उत्परिवर्तन है वो छोटे छोटे चेंजेस नहीं हैं, ये अचानक यानी कि सडनली और बहुत ही बड़े चेंजेस होते हैं। फिर इसके बाद ह्यूगो डिब्रीज ने कहा कि जो उत्परिवर्तन है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मेनली जो उत्परिवर्तन है वो लाभकारी भी हो सकते हैं, यानी कि आपके लाभ के भी हो सकते हैं, और जो उत्परिवर्तन है वो हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे उत्परिवर्तन जो लाभकारी होते हैं वो जीवों में विकसित होते जाते हैं और एक नए गुण को उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसे परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उनका अस्तित्व या उनका एग्जिस्ट जो है वो नहीं रहता। इस कारण जो ह्यूगो डिब्रीज थे उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्परिवर्तन है, इन उत्परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसे बड़े पैमाने पर एक नए जीव जाति का विकास होता है, एक नए समुदाय का विकास होता है। यही थी जो ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी, और इस म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बड़े जो चेंजेस होते हैं वो हमारे जैव विकास में मदद करते हैं, यानी कि जीवों का विकास होने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और किस प्रकार से जीवों का विकास होता है। और जो ह्यूगो डिब्रीज थे उन्होंने अपने इस सिद्धांत को, अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो इवनिंग प्राइमरोज नामक एक पौधा होता है या एक फ्लावर होता है उस पर किया। इवनिंग प्राइमरोज इवनिंग प्राइमरोज का जो दूसरा नाम है, यानी कि जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है इनाइथोरा इनोथेरा लैमार्कियाना। इनाइथोरा लैमार्कियाना जो है, इस पर ह्यूगो डिब्रीज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और लगातार इसकी जो 7 जनरेशन थी, यानी कि 7 जो इसकी जनरेशन थी, उन जनरेशन्स की स्टडी की। देन इसके बाद इन्होंने 50,000 जो पौधे थे उनका कलेक्शन किया, और 50,000 जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स का कलेक्शन करने के बाद इन्होंने देखा कि इसमें जो रिज़ल्ट मिला उसमें 800 जो पौधे थे या 800 जो फ्लावर्स थे, ये फ्लावर म्यूटेंट थे, यानी कि इनमें म्यूटेशन पाया गया। और इसी कारण जो ह्यूगो डिब्रीज था उनके जो सिद्धांत के लिए बहुत ही प्रबल एक मत मिला, क्योंकि जो 50,000 पौधे में से 800 प्लांट इनको म्यूटेंट यानी उत्परिवर्ती मिले, जिनमें उत्परिवर्तन की घटना पाई जा रही थी। और इसी कारण जो म्यूटेशन थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई और इसे जो है साइंटिस्ट ने बाद में बहुत ही सपोर्ट किया। तो ये थी हमारी ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी। देन इसके बाद अब हम नव डार्विनवाद को पढ़ेंगे। नव डार्विनवाद, जिसे हमने नियो डार्विनिज्म कहा, नियो डार्विनिज्म। नव डार्विनवाद या जो नियो डार्विनिज्म है, ये इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रस्तुत किया। ये स्पेसिफिकली किसी एक साइंटिस्ट की नहीं है। इसमें मेनली हम बात करें तो हक्सली, बीजमैन, डॉबझानस्की एटसेट्रा, बहुत सारे साइंटिस्ट जो उस समय जैव विकास पर वर्क कर रहे थे, उन्होंने नियो डार्विनिज्म में अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया और एक थ्योरी दी जिसे उन्होंने नियो डार्विनवाद का नाम दिया, क्योंकि इस थ्योरी में जितने भी बेसिस रखे गए थे वो सभी उन्होंने डार्विनिज्म से लिए थे, यानी कि डार्विनवाद से लिए थे। तो इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं आए, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने बताया। देन इसके बाद एक और थ्योरी आती है आधुनिक संश्लेषणवाद।
आधुनिक संश्लेषणवाद, जो आधुनिक संश्लेषणवाद है इसे इंग्लिश में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। और ये जो थ्योरी है आधुनिक संश्लेषणवाद, इस थ्योरी पर मेनली जो हक्सले नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक को राइट किया और उस बुक का नाम है द इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो जीवों का स्थान है वो एक निश्चित मात्रा में होता है, यानी कि जीवों के भोजन के लिए, वास स्थान आदि के लिए एक निश्चित स्पेस होता है। और उन्होंने बताया कि जो जीव जातियाँ होती हैं इनमें मृत्यु दर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जीवन संघर्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण ये जीवित रह जाते हैं। तो ये थी आधुनिक संश्लेषणवाद या मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। इसके बाद इसी में एक और साइंटिस्ट थे थियोडियस डॉब्झानस्की। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उसका नाम था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस थ्योरी में भी इन्होंने यही बताया कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ और आधुनिक संश्लेषणवाद टी.एच. हक्सले और थियोडियस डॉब्झानस्की इन दोनों के एक साथ कंट्रीब्यूशन के साथ इस थ्योरी को दिया गया। और इसी के साथ हमने न्यू डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी को